आपका शहर, आप ही मुद्दई, आप ही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकले। नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। जुल्म जब रिवाज बन जाए, सितम जब समाज बन जाए, तब इंसाफ की हर गुहार नकार खाने में एक तूती की आवाज साबित होने लगती है। 1990 के दशक को याद कीजिए, जब अजमेर में यही हो रहा था। सैकड़ों स्कूली छात्राएं दरिंदगी झेलने को मजबूर थीं। आधी आबादी अपने वजूद को कोस रही थी। व्यक्ति विशेष में आज बात ऐसी ही होश उड़ा देने वाली, वहशत और दिल दहला देने वाली वारदातों की। तो कहते हैं कि जुल्म सहना जालिम को बढ़ावा देना होता है, जिसकी कीमत एक दो नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे शहर को चुकानी पड़ती है। अजमेर में ब्लैकमेल कर 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ जो दरिंदगी की गई, उसका सच हैरान कर देने वाला है। ये रिपोर्ट। एक सिलेंडर से शुरू हुआ सेक्स स्कैंडल का खेल। जाल में फंसती गई लड़कियां, पुलिस रही फेल। एक दिन में कई बार हुआ बलात्कार। हर बार अनसुनी हुई रहम की गुहार। होश उड़ा देने वाली वहशत, दिल दहला देने वाली वारदात। जगह अजमेर, साल 1992। शहर के नामी गिरामी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की हाजिरी दिन ब दिन घटती जा रही थी। पढ़ाई लिखाई छोड़कर लड़कियां खुद को घरों में कैद कर रही थीं। हैरत अंगेज तरीके से सभी छात्राएं एक ही स्कूल की थीं। इसलिए लड़कियों की गैर हाजिरी की वजह जानने की कवायद शुरू हुई। हकीकत जानकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। देश हिल गया, प्रदेश सहम गया। कैसे हुई थी वारदात की शुरुआत? साल 1990। अपने लाइफस्टाइल से कुछ रईसजादे स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के बीच चर्चा का सबब बने हुए थे। एक दिन शहर के नामी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की ने अपनी दोस्त से गैस कनेक्शन और पॉलिटिक्स में करियर बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। उसके दोस्त ने उसे उस रईसजादे से मिलवाने का भरोसा भी दिया, जिसके खानदान की शहर में तूती बोलती थी, जिसके पास हर वक्त हर समस्या का समाधान रहता है, ऐसा माना जाता था। तो हमने जब उसकी गहराई से सोचने की कोशिश करी, देखने की कोशिश करी, अंदर तक झांकने की कोशिश करी, तो हमें इस तरीके का पता चला कि अजमेर में किसी तरीके का एक गिरोह सक्रिय है, जो कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से जुड़े हुए खादिम परिवार के लोगों के साहबजादों का है। और वो लोग अजमेर की जो स्कूली छात्राएं हैं, जो कमसिन छात्राएं हैं, जो कहते हैं नाबालिग छात्राएं हैं, उन लोगों को किसी न किसी बहाने से, किसी वजह से अपने प्रेम जाल में फंसा करके और फिर उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने अश्लील फ़ोटोग्राफ्स ले लिए थे। फिर उन फोटोग्राफ्स के ज़रिए वो उनको अपने पास हमेशा आते रहने के लिए मजबूर कर रहे थे। और उस गिरोह के लोगों की वजह से बहुत सी जो छात्राएं हैं वो दहशत में और उसमें हो रही थी। अभिभावक बड़े परेशान थे। तो वो सारा माहौल उस तरीके का वहाँ पर समझ में आया कि ये ऐसा हो क्यों रहा है और क्या है। कुछ दिन बाद लड़की से एक गैस कनेक्शन का फॉर्म भरवाया गया और कागजी औपचारिकताओं के नाम पर उसकी कुछ तस्वीरें ली गईं। कुल मिलाकर शक की कोई वजह नहीं थी। चूंकि वो कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के और अच्छे जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकली साउंड, रिलीजियसली साउंड, इकोनॉमिकली साउंड और गुड हैंडसम, गुड पर्सनैलिटी
वेल टू डू, मतलब हर तरह से अच्छे दिखने वाले लोग थे, तो वो सबकी नज़रों में आते ही। और सोसाइटी में जिस तरीके से वो एक पॉलिटिकली लीडर्स होने के नाते, यूथ आइकॉन होने के नाते मूव कर रहे थे, तो वो सबकी नज़रों में आते थे। हमारे पास भी आते थे, प्रेस में भी आते थे, विज्ञप्तियाँ लाते थे, बात करते थे। हम भी कभी दरगाह जाते थे तो वहाँ भी आते जाते थे, सारी बातें होती थी। ऐसा कोई हमें ऐसा भाई किसी के चेहरे पर कुछ है और भीतर कोई अपराध है तो वो आप पढ़ने में नहीं आ सकता ना। लेकिन जब आप उसको फ्लैशबैक में देखेंगे और कोई चीज़ आपके तथ्यपरक सामने आएगी तो आपको लगेगा और यार ये चीज़ ये बंदा ऐसा भी है। तो वो चीज़ें वो सब आई और हमने उसका जब खबर लिखा तो कोई हलचल नहीं हुई। सब कुछ सामान्य था। एक दिन रोज की तरह वो लड़की स्कूल से लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसके पास आकर एक मारुति वैन रुकी। गाड़ी में मौजूद लोगों को लड़की ने पहचान लिया। ये वही लोग थे जो उसके नए नए दोस्त बने थे और जिन्हें वो अपना हमदर्द समझ रही थी। उन लोगों ने लड़की को घर के सामने ड्रॉप करने का प्रस्ताव दिया, जिसे उसने बेझिझक मान लिया। लेकिन कुछ दूर बाद गाड़ी दूसरी ही दिशा में मुड़ गई। लड़की को जब इस बात का शक हुआ और उसने जवाब तलब किया तो उसे जरूरी काम के बहाने रईसजादे के फार्म हाउस पर ले चलने की बात बताई गई। लड़की के फार्म हाउस पहुंचने पर रईसजादे ने उसकी अस्मत को तार तार किया और उस दौरान उसकी तस्वीरें भी खींची गईं। वारदात के बाद लड़की को जुबान बंद रखने के लिए कहा गया। हताश निराश लड़की चुपचाप अपने घर चली गई। लड़की का साहस खौफ पैदा करता है, लेकिन यहाँ लड़की चुपचाप सब सह रही थी, इसलिए बलात्कार उसकी नियति बनती जा रही थी। अब उससे एक नहीं बल्कि कई लोग बलात्कार करते। हर बार उससे कहा जाता कि अगर तुम अपनी किसी सहेली को हमारे पास लेकर आती हो तो तुम्हारी तस्वीरें तुम्हें लौटा दी जाएंगी। मरता क्या ना करता। लड़की ने स्कूल जाना शुरू किया और फिर अपनी एक सहेली को किसी बहाने फार्म हाउस लेकर पहुंची। उसके साथ भी वही सब दोहराया गया। लड़कियां आती गईं, उनकी तस्वीरें ली जाती रहीं। उन तस्वीरों से ब्लैकमेल कर खिलौना खेलता रहा। नई लड़कियों को दरिंदे अपने पास मंगवाते गए और देखते ही देखते पीड़ित लड़कियों की संख्या दर्जनों से सैकड़ों में पहुंच गई। तो जो लोग सड़कों पे आए वो लोग थे और जो नहीं निकल पाए, चुप हो गए, वो धीरे से यहाँ से पलायन कर गए। और जिनको लगा कि हाँ ये हमारे साथ हो सकता है या ऐसा है, तो उन्होंने कईयों ने, और जो छात्राएं थी उनमें से कुछ ने सुसाइड कर लिया। उनकी जानकारियां जब स्कूल कॉलेजों में पहुंचने लगी तब वहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर्स ने मीटिंगें बुलाने लग गए। उन लोगों ने अपने तरीके से लड़कियों को समझाने की बात करी और जब वो समझाने की बात करी तो ये मास में चली गई कि उनके आज प्रिंसिपल ने ये बात करी है कि भाई इस तरीके के हालात हैं और हमें इस तरीके से रहना है। बाहर स्कूलों के बाहर सुरक्षा प्रबंध व्यापक कर दिए गए, नज़र रखे जाने लगी, टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई कि स्कूल की जैसे ही छुट्टी होगी तो ये 5 जने टीचर वहाँ खड़े रहेंगे, देखेंगे कि सारी लड़कियाँ अपने अपने तरीके से जा रही हैं। कोई गली कोने में खड़े होकर के किसी से बतिया तो नहीं रही, कोई उनको जबरन उठा करके गाड़ी में बिठा के तो नहीं ले जा रहा। जैसी सूचनाएं मिल रही थी वो इस तरीके से थी कि इन अपराधियों ने लड़कियों को बार बार बुलाने के लिए वहाँ पर गाड़ियाँ लगाई और उनको धमका करके अपनी गाड़ियों में बिठाया, फार्म हाउसों पे ले गए और उनके साथ वहाँ पर गलत काम किए और उनको वापस छोड़ा। और जब वो नहीं जाने लगी तो उनको धमकियाँ दी कि भैया तुम्हारे फोटोग्राफ्स हम तुम्हारे घरों पर भेज देंगे, हम तुम्हारे स्कूल में चस्पा कर देंगे। उन दबाव में आकर के लड़कियां बार बार इनके कहने पे, इनके बुलावे पे, और जो भी लोग इनको ले जाने आते थे उनके चेहरा देख करके चुपचाप उनकी गाड़ी में बैठ जाती थी, चोरी छुपे बैठ जाती थी। वो दौर स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों का नहीं था। उस दौरान रील वाले कैमरे से फ़ोटो ली जाती और उन्हें फ़ोटो धुलवाने के लिए लैब में भेजा जाता। लैब में काम करने वाले लड़कों ने एक नया ही गंदा काम शुरू कर दिया। उन्होंने लड़कियों से इस फोटो के लिए या तो पैसे मांगे या फिर उनसे रेप किया। दुष्कर्म की शिकार ज्यादातर लड़कियां बहुसंख्यक समाज की थीं, जबकि रेप करने वाले ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के। इस वजह से भी पुलिस सब कुछ जानते हुए भी आरोपियों पर हाथ डालने से डर रही थी। इसके बाद दैनिक नवज्योति ने पूरी खबर विस्तार से छापी। अच्छी तरह याद है, रमेश जी अग्रवाल हमारे डेस्क के प्रभारी होते थे और वो बहुत संवेदनशील थे और उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और मेरे संपादक तक भी ये बात पहुंचाई। मे बी कि 1-2 दिन शायद इसलिए भी डिले हुआ हो कि हमारे संपादक वो समय यहाँ पर उपलब्ध ना हो, वो बाहर हो। वो आए, उनको बात रखी,
इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये रहा कि भाई ठीक है, हम इस खबर को प्रकाशित करते हैं। और हमने वो खबर अप्रैल में प्रकाशित करी और जब हमने प्रकाशित कर दी उसके 1 महीने बाद तक भी कोई हलचल नहीं, मतलब 20-25 दिन तो ऐसे ही निकल गए। और उसकी वजह ये थी कि सारे मुलजिम अवेयर हो गए, उन्होंने अपने साक्ष्य मिटा दिए। जो पीड़िताएं थी, जो विक्टिम हो सकती थी, जो विक्टिमों के भी विक्टिम हो सकते थे, वो सारे दाएं बाएं होने लगे। लोगों ने उनको शटअप कर दिया, विक्टिम्स अपने शहर छोड़ के जाने लगे, एक पलायन सा होने लगा। लोगों ने ट्रांसफर की अर्जियां लगा दी अपने दफ्तरों में और उसका कोई रीजन नहीं था। इस बात के संकेत मिलने लगे कि बड़े पैमाने पर लड़कियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। पुलिस तभी कुछ एक्शन ले लेती तो शायद ये सिलसिला थम जाता, मगर जब जांच में सामने आता है कि इस कांड में तो शहर के सबसे रसूखदार परिवार के लड़के शामिल हैं, तो पुलिस वाले भी इस मामले को वहीं रफा दफा कर देते हैं। दबाए रखने से तो इतने दिन से दब ही रहा है और उसका नतीजा था कि मुलजिम विक्टिमों को और ज़्यादा धमकाने लगे थे, और ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे थे, और लड़कियों को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर के उनके साथ दुराचार करने लगे थे। तो जब ये सिलसिला इतने समय से चल रहा है तो इसका कहीं तो सीलिंग हो, कहीं तो एंड हो। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या मतलब इस तरीके की स्थितियाँ बिगड़ जाएंगी। उससे पूरे समाज की या नारी अस्मिता को इस तरीके से अपनी बहन बेटियों को उनके हाथों में, तो मुलजिमों के हाथों में, अपराध मानसिकता के वाले लोगों के हाथों में तो नहीं सौंपा जा सकता ना। तो उस सोच के साथ दीनबंधु जी ने ये निर्णय किया कि इसको फोटो सहित प्रकाशित करो। और आप बिलीव मानेंगे कि हमने एक ही बार में 3 फोटो एक साथ प्रकाशित करके और 20 या 21 मई के आसपास एक खबर, या 16 या 15 मई के आसपास ये खबर एक बार फिर प्रकाशित करी। जब ये खबर प्रकाशित हुई तो शहर के लोगों को, जागरूक लोगों को, शहर की उस सोसाइटी को इस बात का पता चला कि भैया नहीं, ये तो वाकई घटना घटी है। ये इतने दिन से हलचल इसी तरीके की हो रही थी और जब ये हो रही थी तो लोग आंदोलित हुए, ज्वलित हुए और काफ़ी प्रेशर पड़ा पुलिस प्रशासन पे, राज्य सरकार पे, पॉलिटिकल लीडर्स पे कि नहीं, इस पे एक्शन होना चाहिए। संगठन बनने लगे, जन आंदोलन खड़े होने लगे और अगले 2 और 3 दिन के अंदर जब हमने इसको, मैंने मतलब धारा प्रवाह उस पर लिखने की कोशिश करी और वो प्रकाशित हुई, विद फोटो के साथ प्रकाशित हुई, गृह मंत्री का बयान उसमें प्रकाशित हुआ, डीआईजी और एसपी के बयान उसमें प्रकाशित हुए, तब ये लोगों को लगा कि ये तो बहुत संगीन मामला था और इसको जिला पुलिस प्रशासन दबाए रखना चाह रही है। अखबार में खबर छपने के बाद अजमेर की जनता सड़कों पर उतर आई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अब भी दूर की कौड़ी थी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। तो अजमेर में आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ, जहां पर चंद लोगों ने मिलकर 2, 4 या 10-20 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया। शिकार बनने वाली लड़कियों में एक मामूली ड्राइवर से लेकर के अफसर तक की बेटियां शामिल थी, लेकिन गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। आखिर वो वक्त कैसा था, रिपोर्ट देखिए। 1990 से शुरू हुआ ये खेल 1992 तक जारी रहा। इस गंदे खेल की जानकारी स्थानीय पुलिस वालों, पत्रकारों और राजनेताओं को भी लगी, मगर कोई भी लड़कियों की मदद के लिए आगे नहीं आया और न ही दरिंदों के खिलाफ किसी ने आवाज़ बुलंद की, बल्कि इन लोगों ने तस्वीरें हासिल करने के बाद लड़कियों को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस की नाकामी से हैवानों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा था, पीड़िताओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। 2 साल में पीड़िताओं की तादाद 250 से ज्यादा हो चली। अखबार में खबर छपने के बाद बदनामी के डर से 6 लड़कियों ने अपनी जान दे दी। अखबारों ने इन खबरों को प्रमुखता से छापा, जिससे हर तरफ आक्रोश फैलने लगा। पूरे देश में सेक्स स्कैंडल की चर्चा होने लगी। इसके बाद भैरों सिंह शेखावत ने केस सीआईडी सीबी के हाथों में दे दिया। अजमेर पुलिस ने भी मामले में रिपोर्ट दर्ज की और फिर जांच तेज हुई। 30 लड़कियों ने सामने आकर इस मामले में केस दर्ज करवाया, लेकिन उनके साथ दरिंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनमें से ज्यादातर कभी थाने की तरफ नहीं गई। अंत में सिर्फ 2 लड़कियां ही इस केस की शिकायतकर्ता के तौर पर बची। 30 मई 1992 को इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले अखबार में इनसे संबंधित काफ़ी न्यूज़ छप जाती है और उस न्यूज़ की वजह से पुलिस जो है वो सक्रिय होती है और ये प्रकरण दर्ज किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद में इस प्रकरण में पहली चार्जशीट जो है वो 92 में पेश की जाती है। वो 12 मुलजिमों के विरुद्ध पेश की जाती है
उन 12 मुलजिमों में जब विचारण किया जाता है और 98 में फैसला आता है। 1998 में कन्हैयालाल जी व्यास डीजे साहब थे, उनके द्वारा ये प्रथम निर्णय सुनाया गया था, जिसमें 8 अभियुक्त जो थे उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 1998 में अजमेर की एक कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी चारों दोषियों की सजा घटाकर 10 साल कर दी। इनमें मौजूला और पुत्तन इलाहाबादी, इशरत, अनवर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ माराडोना शामिल था। जो मूल रूप से मुलजिम जो थे उनमें से एक तो पुरुषोत्तम उर्फ बबना जो था उसने आत्महत्या कर ली थी, और फारूक चिश्ती जो था उसने सिजोफ्रेनिया की बीमारी बताई थी और उसका प्रकरण रोक लिया गया था। जहूर चिश्ती जो था उसका प्रकरण 377 आईपीसी से जुड़ा होने से उसको टर्न डाउन करके जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब को ट्रायल के लिए भेज दिया था। और नसीम उर्फ टार्जन जो था वो 1994 में अंतरिम जमानत पर आने के बाद में मफरूर हो गया था। शेष जो बचे हुए 8 मुलजिम थे उनका फैसला आया था, जिनमें यहाँ से जज साहब के यहाँ से आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उसका 2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय में उनके अभियुक्त गणों द्वारा अपील की गई थी, जिसमें से हरीश तोलानी, महेश लुधानी, कैलाश सोनी और एक मुलजिम और था, उन चारों को वहाँ से दोषमुक्त कर दिया गया था। फिर ये प्रकरण जो है सर्वोच्च न्यायालय में गया, वहाँ से 2003 में फैसला आया, जिसमें इशरत अली और अनवर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ माराडोना और एक मुलजिम और था, जिनको चारों को भुगती हुई सजा जो उस समय तक उन्होंने 10 साल तक भुगत ली थी उसको उनको छोड़ दिया गया था। 2007 में दूसरा फैसला आया, गुनहगार फारूक चिश्ती को उम्र कैद हुई। 20 अगस्त 2024 में तीसरा फैसला आया, नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, जमीर चिश्ती, सोहेल गनी, इकबाल भाटी, नसीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। 20 अगस्त 2024 को इस प्रकरण में अपना अंतिम निर्णय सुनाया गया है, जिसमें सभी अभियुक्त गण जो ये थे 6 उनको आजीवन कारावास की सजा दी है और प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना किया है। ये जो जुर्माना है सभी पीड़ितों में बंटना है और इनके द्वारा विधिक सहायता जो है वहाँ से कम 4 लाख और अधिकतम 7 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया है, जो इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अंदर इन पीड़ितों को दिया जाना है। इनमें सभी पीड़िताएं जो इस प्रकरण से जुड़ी हुई है सभी को इस कंपनसेशन को देने के लिए आदेश दिया गया है। 3 दशक बाद इस मामले में इंसाफ तो मिला, लेकिन इसे आधा अधूरा इंसाफ ही कहा जाए। एक और फैसले का इंतजार, केस की सुनवाई अभी बंद नहीं हुई है। एक आरोपी अलमास महाराज फरार, अलमास की गिरफ्तारी के बाद सुनवाई होगी, चौथा फैसला आएगा। इस प्रकरण में जो अलमास महाराज है वो आज की तारीख में मफरूर है। जब वो पकड़ा जाएगा, जिसके विरुद्ध रेड कोर्ट ने नोटिस जारी किया हुआ है, पकड़ा जाएगा तो उसके विरुद्ध विचारण चलेगा और विचारण के बाद में जैसा भी निर्णय होगा वो आएगा। और जो जहूर चिश्ती था 377 का, उसका विचारण हुआ था जिसमें वो दोषमुक्त हो गया था। जितना अजमेर ब्लैकमेल कांड सुर्खियों में रहा, उतना ही उनकी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार मदन सिंह राठौड़ का बदला भी रहा है। साल था 1993। 4 सितंबर की रात को करीब 10 बजे मदन सिंह राठौड़ अपने स्कूटर पर पेट्रोल भरवाने के लिए राजा साइकिल चौराहे पहुंचे। तभी उन पर कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। बचने के लिए मदन सिंह राठौड़ नाले में कूद गए और उनकी वहां गोली लग गई, लेकिन जान बच गई। घायल अवस्था में उन्हें जेएलएन अस्पताल ले जाया गया और उन्हें भर्ती कराया गया। 11 सितंबर को 4 से 5 बदमाशों ने अस्पताल पहुंचकर मदन सिंह राठौड़ को गोली मार दी और उस फायरिंग में उनकी हत्या हो गई। एक बार वो अपने प्रेस कार्यालय से अपने राय साइकिल चौराहे पे पेट्रोल भरवाने जा रहे थे, तो रात को एक गाड़ी में 4-5 जने थे। इन्होंने अंधाधुंध उन पर फायर किया, तो वो स्कूटर पे थे, तो उनके एक गोली उनके कूले पर लग गई। कूले पे लग गई, उन्होंने देखा है ये फायर हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को बचाते हुए नाले में छलांग मार के नाले के नीचे बीच सेंटर में आके खड़े हो गए। हमलावारों को लगा कि ये बच जाएगा, उन्होंने नीचे झुक के अन्नाशन गोलियां चलाई, लेकिन वो दीवार के सारे चिपके हुए थे, इनको लगी नहीं। उन्होंने देखा ये तो ये मर गया है या कुछ हो गया है, कुछ हलचल नहीं हो रही है, वो चले गए। उनके जाने के बाद वो बाहर निकल के आए,
उन्होंने एक राह चलते राहगीर को बोला कि भाई मेरे कार्यालय पे जाके खबर करो कि मेरे को गोली लगी है। वो आया, उस समय प्रेस कार्यालय पे हमारा मेरे से छोटा वाला भाई विजय सिंह था, तो उसने उसको बताया तो वो भग के गया चाचा को लेके। तो हमारे चाचा को पहले तो वो थाने लेके गया, थाने से उनको वहाँ जेल एन रेफर किया। हत्याकांड में पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल, सवाई सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लंबे समय तक कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। बीते 8 साल पहले मदन सिंह हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को बरी कर दिया गया। 7 जनवरी 2023 को अजमेर के पुष्कर के एक रिजोर्ट में अचानक गोलियां चली। मदन सिंह के दोनों बेटों ने अपने पिता के कातिल सवाई सिंह को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। सभ्य समाज में खून का बदला खून और आंख के बदले आंख का जुमला नहीं चलता। इंतकाम का रिवाज नहीं चलता। इस किस्म की अराजकता और अंधेर की जगह सिर्फ और सिर्फ जंगल में होती है। इसीलिए सिस्टम पर भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। अदालतों में देर भले ही, अंधेर कभी नहीं होता। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही व्यक्ति विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार और